नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास में लेके आते हैं टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से। और बार बार जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके जो है वो नोट्स बना लीजिए। और जिन बच्चों ने जो है वो नोट सेट 8 जो है वो प्री क्लियर कर लिया है और बहुत सारे मैसेज मुझे भेजे हैं और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि किस तरीके से अब हमें जो हो तैयारी करनी है, किस तरीके से जो हो आगे बढ़ना है, किस तरीके से क्या क्या कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहे हैं, वो सारों के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे जो हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो हो अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या अदरवाइज आप डायरेक्ट भी जो हो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जो है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल जो हो उसका रिप्लाई करूँगा और साथ के साथ उस प्रॉब्लम का जो हो इमीडिएटली सोल्यूशन किया जाएगा। कुछ बच्चों ने जो है वो कमेंट किए थे, यूट्यूब पे भी किए थे, टेलीग्राम पे भी किए थे कि सर हम जो है वो इन टीएनसी बुलेट सीरीज की जो है पूरी क्लासेज बना रहे हैं और हम इस तरीके से बना रहे हैं, तो आप हमें गाइड कीजिए कि हम और अच्छी क्लासेज किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप जो हो टेलीग्राम पे मुझे वीडियो बना के जो हो भेज दीजिए। टेलीग्राम सबसे बढ़िया माध्यम है हमारे पास में जुड़ने का। व्हाट्सअप और ये सब चीज़ें तो मैं यूज इतना करता नहीं हूँ, लेकिन टेलीग्राम सबसे बेस्ट है। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए और देन किस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं उसके बारे में जो है वो पूछिए। जो भी मेरी तरफ से जो आपको जो है वो सजेशन होगा या कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो मैं वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे पास में आज ही क्लास हो जाएगी वुंड्स। वुंड्स की अगर हम बात करें तो वुंड्स से जो है वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके टाइप ऑफ वुंड पे, कि कितने टाइप के जो है वो कौन से वुंड होते हैं। देन उसके बाद फेजेज, 4 हमारे पास में जो है फेज आएगी, उसके ऊपर भी जो हो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। कौन सी फेज कितने दिनों की होती है, कौन सी फेज में जो हो वो क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद जो है वो इसके जितने भी हमारे पास में क्लासिफिकेशन है, क्लीनेस के आधार पे है और इटियोलॉजी के आधार पे है, देन टाइम ड्यूरेशन के आधार पे है, तो सारे क्लासिफिकेशन जो हो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो हो वो हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कौन कौन सी ड्रेसिंग जो है वो यूज ली जाती है वो सारी चीज़ें जो हम आज की क्लास के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो हर एक लाइन से जो हो इसमें क्वेश्चन निकल के आता है। अब क्लास लेने के बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी निकल के आए, आप जो है उसको कंप्लीट कर लोगे अगर ये क्लास आपने सही तरीके से देख ली है तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देन फिर उसको टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों डेफिनेशन, यानी कि वुंड जो है वो क्या होता है। तो वुंड का एक सिंपल मीनिंग हम का बात करें तो वो होता है हमारे पास में डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, यानी कि कोई भी स्किन जो हो डिसकंटिन्यू हो जाती है, कट लग जाए या कहीं पे कोई चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जो स्किन की हमारे पास में कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वुंड कहते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगी। देन उसके बाद टिश्यू बाहर आ जाएंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे पास में फिजिकली हो, चाहे वो हमारे पास में केमिकली हो, चाहे वो बायोलॉजिकली इंजरी हो, किसी भी तरीके से जो है वो स्किन की कंटिन्यूटी हट जाएगी और बाकी टिश्यू जो है वो उससे अफेक्ट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वुंड कहेंगे। क्लियर है? सिंपल डेफिनेशन है। तो ए वुंड इज ए ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। वही मैंने आपको बताया कि वुंड क्या है दोस्तों, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। स्किन की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वुंड कहते हैं। तो वुंड इज द ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, उसकी कंटिन्यूटी और टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम, ठीक है, और वो टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएंगे किसकी वजह से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंजरी, यानी कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकली इंजरी से हमारे पास में स्किन की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वुंड कहते हैं। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ वुंड। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ वुंड के आधार पे जो हम कहें तो वुंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अलग अलग जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे हम पहले पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कोजेज के आधार पे कि वुंड जो है वो कैसे बनता है, कैसे जो है वुंड अराइज होता है, उसके आधार पे हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद इन्फेक्शन के आधार पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद टाइम ड्यूरेशन के आधार पे पढ़ेंगे। तो ये हम टाइप पढ़ेंगे। क्लियर है? पहला हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कोजेज, यानी कि किस तरीके से वुंड बन रहा है, उसका कोज क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसके आधार पे जो है वुंड कितने तरीके से डिवाइड किया गया। सेकंड हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें बेस्ड ऑन क्लीनेस, कि वुंड जो है वो क्लीन है या कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, ये सारी चीजें। देन टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन हीलिंग ऑन टाइम, ठीक है, कितना ड्यूरेशन वो वुंड जो है वो ले रहा है। तो इस तरीके से हम 3 एरिया में डिवाइड करेंगे और 1 बाय 1 करके जो है उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले हम ले लेते हैं बेस्ड ऑन कोजेज, यानी कि वुंड जो है वो किस तरीके से बनता है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में इनसाइड वुंड। ठीक है, इनसाइडेड वुंड, कोई भी चीज कट लग गई, जैसे चाकू से लग गया या ब्लेड से जो है वो कट लग गया, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनसाइडेड वुंड। कहीं पे भी कोई भी जो है वो कट लग गया, शार्प इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज का कट लग गया और वो वुंड बना, उसको हम बोलेंगे दोस्तों इनसाइडेड वुंड। क्लीन कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कि नाइफ से हम चाकू से कट गए तो उस प्रकार का जो वुंड होगा उनको हम बोलेंगे दोस्तों इनसाइडेड वुंड, यानी कि इंसिजन बना है। सेकंड आ गया हमारे पास में लेसिट्रेटेड वुंड। लेसिट्रेटेड इन द सेंस टीयरिंग होगी, ठीक है ना, कहीं पे भी छिल गया। ठीक है, तो टीयरिंग ऑफ टिश्यू या हम कहें इरेगुलर एजेज, उसको हम कहेंगे लेसिट्रेटेड। अभी इमेज भी दिखाएंगे, देखो ये हो गया हमारे पास में जैसे इनसाइडेड वुंड, बिल्कुल शार्प जो है वो कट लग गया, उसको हम बोलेंगे इनसाइडेड। सेकंड आ गया लेसिट्रेटेड। लेसिट्रेटेड क्या होता है, जैसे हमारे पास में मान लो कहीं पे भी जो हम एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उस तरीके से जो हमारे पास वुंड लग गया उसको हम कहते हैं, जिसमें टीयरिंग जो है वो डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, लेसिरेटेड। सेकंड आ जाता है दोस्तों एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, सुपरफिशियल स्क्रैपिंग ऑफ स्किन। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा जब साइकिल या मोटरसाइकिल शुरू में चलाते हैं तो रोड के ऊपर जो घिस जाते हैं, ठीक है ना, और ऊपर जो वुंड बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एब्रेशन। ठीक है, ये देखो इसमें आप देख रहे हो ऊपर वाली जो हमारे पास में स्किन है, ऊपर वाली सुपरफिशियल स्किन जो है वो डैमेज होगी, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। सेकेंड आ गया हमारे पास में कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है दोस्तों, क्लोज वुंड होता है बाय ब्लंट ट्रॉमा। कहीं पे भी ब्लंट ट्रॉमा, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो जोर से चोट लगी और स्टीयरिंग यहां पे दब गया, बाहर से अगर आप देखोगे तो लगेगा कि कोई अंदर वुंड नहीं है, लेकिन अंदर की साइड में जो है वो घाव बन जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लंट ट्रॉमा। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को मुक्का मार दें एब्डोमेन में, तो अंदर की साइड में जो है वो ट्रॉमा बन गया, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लंट ट्रॉमा, या ब्लंट फोर्स से जो है वो ट्रॉमा बन गया, उसको हम बोलेंगे कंट्यूजन। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में पंचर। पंचर आपको पता ही है, डीप और नेरो कोई चीज अंदर घुस गई है, चाकू अंदर घुसा दिया है, तो वो हो गया हमारे पास में पंचर वुंड। डीप एंड नेरो वुंड बाय पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, उसका पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल तीखा रहेगा, जैसे सरिया घुस गया, ठीक है ना, सरिया अंदर तक चला गया, या मान लो ये हमारे पास में जो है वो नेल है और वो पूरी की पूरी अंदर डाल दी, वो हो गया हमारे पास में पंचर वुंड। सेकेंड आता है हमारे पास में पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में और अंदर वाले ऑर्गन को जो है वहां पे भी एंटर कर जाता है, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटेड वुंड। सेकेंड आ जाता है दोस्तों एविल्जन। एविल्जन क्या होता है दोस्तों, यानी कि फोर्सफुली टिश्यू जो है वो टूट जाता है, टोर्न हो जाता है, टोर्न मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पंचर वुड, जैसे कोई नेल अंदर चलेगी। पेनिट्रेटेड क्या हो गया, अंदर तक चला गया, देखो आर पार निकल गया। अगर आप इसमें देखोगे तो ये यहां से जो है वो नेल है और पूरी आर पार नीचे की साइड में आप देख रहे हो वहां तक निकल गई, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटेड वुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंट्यूजन। कंट्यूजन मैंने आपको बताया था, कंट्यूजन हो गया मतलब कि उसकी स्किन की ब्रेकडाउन हो गया। और ये हो गया हमारे पास में हेमोटोमा। हेमोटोमा एक तरीके से जो है वो ब्लंट टाइप का ही है। नेक्स्ट आता है गन शूट वुंड। गन शूट वुंड आपको पता ही है कि गन से जो होने वाला वुंड है जो कि पेनिट्रेट और परफोरेशन करवाता है, ठीक है, आर पार भी हो जाएगा और वहां पे परफोरेशन भी कराता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों गन शूट वुंड। तो कोल्ड बाई फायर आर्म में बी पेनिट्रेटेड और परफोरेटिंग। ये हो गया हमारे पास में कोजेज के आधार पे। तो समझ में आ गया, इंसरेटेड वुंड यानी कि शार्प इंस्ट्रूमेंट से कट लग गया, वो आ गया। लेसिट्रेटेड हमारे पास में टिश्यू का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, चोट लगने से या कहीं पे भी जो हो इंजरी हो जिससे टिश्यू जो हो वो टीयर हो गए। नेक्स्ट आता है एब्रेशन। एब्रेशन होता है सुपरफिशियली स्किन जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्यूजन। कंट्यूजन हो गया हमारे पास में क्लोज वुंड जो हो बन जाता है ब्लंट ट्रॉमा से। पेनिट्रेटेड। पेनिट्रेटेड हमारे पास में आर पार निकल जाता, वो होता है पेनिट्रेटेड। नेक्स्ट पंचर वुंड। पंचर वुंड मतलब कोई भी चीज अंदर घुस गई, जैसे कील घुस गया या सरिया थोड़ा सा घुस गया, उसको बोलते हैं पंचर वुंड। नेक्स्ट आता है एविल्जन। फोर्सफुली जो है वो टीयरिंग हो गया। गन शॉट वुंड, जैसे कि हमारे पास में जो है वो बुलेट लग गई, उसकी वजह से जो वुंड होता है उसको बोलते हैं गन शॉट वुंड। ये तो था हमारे पास में कोजेज के आधार पे। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन क्लीनेस के आधार पे। क्लीनेस के आधार पे जो है वो वुंड को कितने तरीके से डिवाइड किया गया। तो क्लीनेस के आधार पे हम वुंड को जो है वो 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों क्लीन वुंड।
क्लीन वुंड नाम से पता चल रहा है कि वहां पे वुंड तो बन गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कोई कंटामिनेटेड या कोई इन्फ्लामेशन या कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो नो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट यूजुअली सर्जिकल। जैसे मान लो सर्जरी करते हैं हम और सर्जरी के द्वारा जो है वुंड बन जाता है, अपेंडिसाइटिस निकाला या और किसी तरीके से सर्जरी की है, तो सर्जरी की है तो वुंड तो बन गया, क्योंकि टिश्यू तो वहां पे टियर हुआ है, कट लगी है, हमने काटा है किसी भी पर्पज की वजह से, तो वहां पे कट लग गया, वुंड बन गया, लेकिन कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। और इसका मेन साइन सिम्टम्स है कि क्लाइंट में जो है वो कोई भी फीवर प्रेजेंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं क्लीन वुंड, किसी भी तरीके से कोई कंटामिनेशन या कोई इन्फेक्शन वहां पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन कंटामिनेटेड वुंड इन द सेंस कि सर्जिकली हमने वुंड को अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जहां पे ऑलरेडी जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीआईटी ट्रैक्ट, जैसे वेजाइना। ठीक है, तो यहां पे ये ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो सर्जिकल वुंड होते हैं लेकिन वो सिस्टम के अंदर होते हैं, वहां पे जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन मतलब वुंड तो बिल्कुल क्लीन है, लेकिन वो फ्लोरा ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में पहले से प्रेजेंट है, तो ये हो गया क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। जैसे सर्जिकल वुंड होता है इनटू ए सिस्टम विथ फ्लोरा, जैसे जीआई ट्रैक्ट के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है कंटामिनेटेड वुंड। कंटामिनेटेड वुंड क्लीन वुंड का जस्ट जो है वो अपोजिट टाइप होता है, यानी कि ये ओपन वुंड होता है लेकिन विथ कंटामिनेशन होता है, वहां पे जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। जैसे ओपन वुंड विथ कंटामिनेशन, जैसे कहीं पे भी चोट लग जाती है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रोमा हो जाता है, तो वो होता है कंटामिनेटेड वुंड। जैसे आपके पास में जो है वो क्लाइंट आया तो आप सबसे पहले उसको जो है वो क्लीन करोगे, देन उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट दोगे, तो वो हो गया कंटामिनेटेड वुंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्फेक्टेड वुंड। बहुत सारे बच्चे कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड वुंड में जो है वो परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कंटामिनेटेड वुंड होता है कि वहां पे और कोई फॉरेन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन किसी भी प्रकार की रेडनेस या पस फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड वुंड होता है क्लिनिकली साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट, जैसे पस फॉर्मेशन हो, रेडनेस हो, ऑडर हो, स्मेल हो। अगर उस वुंड पे पस फॉर्मेशन, रेडनेस, ऑडर, ये सारी चीजें अगर आपको जो है वो दिखाई देती है, तो वो हो गया हमारे पास में इन्फेक्टेड वुंड। तो ये था हमारे पास में क्लीनेस के आधार पे। तो क्लीनेस के आधार पे हमने जो है 4 कैटेगरी, सबसे पहले क्लीन वुंड जिसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। सेकंड क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, यानी कि वुंड तो जो है वो क्लीन है लेकिन वो ऐसी जगह पे जहां पे ऑलरेडी वो फ्लोरा प्रेजेंट है, जैसे जीआईटी ट्रैक्ट। थर्ड वन आ जाता है कंटामिनेटेड वुंड। कंटामिनेटेड वुंड होता है कि वहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि कोई भी ट्रॉमा से हुआ, इंजरी से हुआ, आपने देखा होगा कोई चीज वहां पे ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट है, इंजरी लगती है, देन वहां पे जो है वो डस्ट या कंक्रीट, पत्थर जो है वो हमारे पास वुंड में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड वुंड। और फोर्थ वन आता है इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड वुंड इन द सेंस कि वहां पे ऑलरेडी पस या रेडनेस या स्वेलिंग का जो है वो साइन है, वो होता है इन्फेक्टेड वुंड। थर्ड क्लासिफिकेशन किया गया हमारे पास में बेस्ड ऑन हीलिंग टाइम, यानी कि कोई भी वुंड है वो कितने समय में हील होता है उसके आधार पे। तो उसके आधार पे हमारे पास में वुंड को जो है वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, क्लीन वुंड एंड एक्यूट वुंड एंड क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड कौन सा होता है? जो जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वुंड ऐसे होते हैं जो कि 2 से 3 सप्ताह में जो है वो बिल्कुल हील हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट वुंड। जो जल्दी से ठीक हो जाते हैं उनको बोलेंगे एक्यूट वुंड, ठीक है। सेकंड आ गया क्रोनिक वुंड। क्रोनिक वुंड क्या होता है दोस्तों? किसी भी तरीके से मान लो हमारी बॉडी में जो है वो डायबिटिक पर्सन है, तो आपको पता है उसमें जो है वो वुंड जल्दी से ठीक नहीं होता, या वहां पे जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, या वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज है। कई बार जो है वो ऐसी जगह वुंड हो जाता है जहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है, जैसे प्रेशर अल्सर, ये वाली सारी चीजें। तो जिस वुंड में ठीक होने में जो है वो लंबा समय लगता है, कारण कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो, किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन हो, लेकिन उसमें अगर ज्यादा समय लग रहा है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक वुंड। तो ये होता है टेक लॉन्गर ड्यू टू पुअर हीलिंग लाइक डायबिटिक अल्सर एंड प्रेशर सोर। ये होता है बेस्ड ऑन हीलिंग के आधार पे 2 डिवाइडेशन किया गया है। अब आ जाता है हमारे पास में वुंड हीलिंग प्रोसेस या वुंड हीलिंग फेजेज। वुंड जो है वो हील किस तरीके से होता है? कोई भी कट लग गया, मान लो यहां पे कोई वुंड लग गया या एब्रेशन लग गया, तो वुंड किस तरीके से, कौन कौन सी फेजेज के आधार पे जो है वो वुंड को डिवाइडेशन किया है? तो 4 फेजेज के अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वुंड ठीक होता है। अब देखो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है,
3 फेज दे देते हैं, चौथी कोई अलग ही फेज दे देंगे और इसमें बोलेंगे कि कौन सी वुंड हीलिंग की फेज नहीं है, कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि या तो 3 फेज दे देंगे, चौथी कोई अलग ही दे देंगे, ठीक है। फिर पूछेंगे कि कौन सी फेज जो है वुंड हीलिंग की नहीं है, या फिर पूछेंगे कि वुंड हीलिंग में कितनी फेज होती है, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज। तो आपको राइट आंसर देना है 4 फेज होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था इनका जो है वो सिस्टमेटिकली, यानी कि सबसे पहली फेज कौन सी होती है, सेकंड फेज कौन सी होती है, थर्ड फेज कौन सी होती है और फोर्थ फेज कौन सी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फेज हेमोस्टेसिस फेज होती है, नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी फेज होती है, देन प्रोलिफरेटिव होता है, देन उसके बाद रिमोल्डिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ध्यान में रखना है, क्लियर। देन उसके बाद पूछ लेते हैं हमारे पास में कि कौन सी फेज में जो है वो कितना टाइम लगता है, क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना है, 1 बाय 1 करके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में 4 फेज आएगी, हेमोस्टेसिस, सेकंड इन्फ्लामेटरी, थर्ड प्रोलिफरेटिव, देन रिमोल्डिंग। याद रखने का तरीका ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली चलेगी ये, ठीक है। जैसे ABCDEFGH, तो सबसे पहले H आता है, फिर उसके बाद I, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रोलिफरेटिव P आया, ठीक है ना। देन उसके बाद रिमोल्डिंग, ठीक है, PQRS। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये असेंडिंग फेज में होती है, तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। चारों फेज आपको दी हुई है, तो सबसे पहले क्या आता है, H आता है, फिर I आता है, फिर P आता है, फिर R आता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, 1 बाय 1 कर इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेजेज ऑफ वुंड हीलिंग। तो फेजेज ऑफ वुंड हीलिंग में हमारे पास में जो है वो 4 फेजेज है। सबसे पहले आगे हेमोस्टेसिस फेज। देखो, एक होता है होम्योस्टेसिस, एक होता है हेमोस्टेसिस, यहां पे भी कंफ्यूजन नहीं होना। पहले हम पढ़ लेते हैं दोस्तों होम्योस्टेसिस, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम हेमोस्टेसिस। तो पहला कौन सा दोस्तों, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या होता है दोस्तों, होम्योस्टेसिस होता है कि जो हमारे पास में बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करना, वो होता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमारी बॉडी ने जो जो काम किए वो हो गया होम्योस्टेसिस। ऐसे जैसे हमारे पास में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी ने जो भी काम किया वो हो गया हमारे पास में होम्योस्टेसिस। यानी कि जो हमारे पास में इंटरनल इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट आता है हीमोस्टेसिस, नाम से पता है, हीमो, हीमो रिलेटेड टू ब्लड। हीमो क्या है दोस्तों, रिलेटेड टू, हम कहें रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हीमोस्टेसिस में ना हीमो और स्टेसिस, ब्लड का जो है वो रुक जाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, हीमोस्टेसिस कहलाता है। तो ये फर्स्ट फेज होती है और ये जो है वो हमारे पास में इमीडिएट फेज होती है। ये जस्ट घाव बनता है, जैसे मान लीजिए अभी चोट लगी है, ठीक है, तो ये कुछ सेकंड से, ठीक है, फ्यू सेकंड से लेके जो है वो फ्यू आवर तक चलती है। ये बहुत छोटी स्टेप होती है, यानी कि इमीडिएटली कुछ सेकंड से होती है और कुछ घंटों तक चलती है। जो भी कट लगा उसके बाद जब ब्लड जो है वो क्लॉट हुआ, देन उसके बाद प्लेटलेट वहां पे रिलीज हो चुकी है, ब्लड अच्छे तरीके से क्लॉट हो चुका, वो हो गया हमारे पास में हीमोस्टेसिस फेज। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट। सबसे पहले जहां कहीं पे भी चोट लगता है तो ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेटलेट रिलीज फैक्टर फॉर हीलिंग, ठीक है, प्लेटलेट जो है वो रिलीज करेगी हीलिंग के लिए, जो जो फैक्टर होते हैं उनको रिलीज करेगी, यानी कि प्लेटलेट्स जो है वहां पे ब्लड क्लॉट कर दिया, देन उसके बाद वो फैक्टर रिलीज करेगी, जिसकी वजह से जो है वो हीलिंग अच्छे तरीके से हो सके। ये फेज होती है हमारे पास में दोस्तों हेमोस्टेसिस। और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने वाली फेज है उसको बोलेंगे हेमोस्टेसिस। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में इन्फ्लामेटरी फेज। सेकेंड स्टेज आ गया दोस्तों इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेटरी फेज जो है वो कब से कब तक चलती है दोस्तों, डे 1 से लेके डे 4 तक चलती है। एक दिन से लेके 4 दिन तक जो है हमारे पास में फेज चलेगी, वो चलेगी इन्फ्लामेटरी फेज। अब इन्फ्लामेशन का जिक्र आ गया तो आपको पता है क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं WBC का जो हो मेन रोल प्ले होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वेजो डायलेशन होगा। देखो वहां पे फर्स्ट फेज में वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्यों, वेजो कंस्ट्रक्शन होगा तभी तो जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी और ज्यादा ब्लड जो है वो फैलेगा नहीं। इसमें क्या होगा कि अब वेजो डायलेशन होता है, वेजो डायलेशन होगा तभी तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाएगा और जो वहां पे हमारे पास में सेल न्यू ग्रोथ करिए उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो खाना मिलेगा। तो वेजो डायलेशन होगा, यहां पे WBC अराइव्स, ठीक है, WBC वहां पे पहुंच जाएगी, रेडनेस होगी, अब घाव जो हो बिल्कुल रेड दिखाई देगा, हीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
देन स्वेलिंग देखने को मिलेगा और पेन अराइज होगा, फेगोसाइटोसिस क्लियर द डिब्राइड्स, और फेगोसाइटोसिस वहां पे जाके अरेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस अरेंज हो गई, ठीक है, और ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या होगा, WBC वहां पहुंच जाएगी, रेडनेस होगा, हीट होगी, WBC वहां पहुंच गई तो ऑब्वियसली जो है फाइटिंग प्रोसेस होगी, स्वेलिंग होगा और पेन होगा, फेगोसाइटोसिस होगा, और जो भी वहां पे जो डिब्राइस है अननेसेसरी जो हो वहां पे इकट्ठा हुए हैं उन सबका जो है वो खात्मा करेंगे। ये फेज हो गए हमारे पास में इन्फ्लामेशन फेज। इसको डिफेंस एंड क्लीन अप, डिफेंस कैसे, WBC वहां पे पहुंच चुकी है ताकि पस फॉर्मेशन ना हो, एंड क्लीन अप जो भी डिब्राइड्स है, जो भी वहां पे जो है वो अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबका जो है वो क्लीन अप होगा। ये हो गई हमारे पास में सेकेंड फेज। थर्ड फेज आती है हमारे पास में दोस्तों प्रोलिफेरेटिव फेज, और प्रोलिफेरेटिव फेज कब से कब तक चलती है, ये डे 4 से लेके जो है वो 21 डेज तक चलती है। क्लियर है। अब प्रोलिफरेशन होगा यानी कि धीरे धीरे जो है वहां पे सेल ग्रोथ करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, धीरे धीरे जो है वो घाव भरेगा और नई ब्लड वेसल्स जो है वो जनरेट होने लग जाएगी। तो ये सेकंड चीज आ गई हमारे पास। थर्ड चीज आ गई प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होगा दोस्तों, फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस द कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कोलेजन का प्रोडक्शन करेंगे। अब कोलेजन फाइबर्स का प्रोडक्शन करेंगे तो नए जो है वो टिश्यू होंगे, न्यू टिश्यू या हम कहें ग्रेनुलेशन फॉर्म जो है वो हो जाएगा। प्रोलिफरेटिव फेज को जो है वो ग्रेनुलेशन फेज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ग्रेनुलेशन फेज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्लियर है, याद रखना, ग्रेनुलेशन फेज के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट वहां पे क्या होगा दोस्तों, एंजियोजेनेसिस होगा, यानी कि न्यू ब्लड वेसल्स जो है वहां पे ग्रोथ होने लग जाएगी, रिपेयर होने लग जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा एंजियोजेनेसिस क्या होता है। तो किसी भी टिश्यू डैमेज होने के बाद वहां पे नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों एंजियोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसका दूसरा नाम होगा रिपेयरिंग द डैमेज। अब जो कट लग गया, जो घाव लग गया, अब उसको नई सेल्स जो है वो डिवाइडेशन करके उस सेल को जो है वो भरेगी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंजियोजेनेसिस, या हम कहें रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज। लास्ट फेज आ गया, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज या रीमॉडलिंग फेज। क्या हो गया दोस्तों, मैच्योरेशन फेज मान लो या रीमॉडलिंग हो जाता है। ये चलती है हमारे पास में 21 डेज से लेके 1 साल तक चलती है। ये अकॉर्डिंग टू जो है वो घाव के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे घाव ऑलमोस्ट भर गया, अब उसकी रिपेयरिंग चालू होगी। रिपेयरिंग इन द सेंस वहां पे जो है वो कीलोइड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर कई बार आपने देखा होगा कि जो वुंड इमीडिएटली बढ़ता है तो वो धीरे धीरे जो है वो हार्ड होना चालू होता है, ठीक है ना। तो वहां पे ये सारी चीजें उसकी रीमॉडलिंग होगी या हम कहें मैच्योरेशन होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स रिकॉग्नाइज द स्ट्रैंड एंड स्कार फॉर्म एंड मैच्योर, ठीक है। स्कार फॉर्म बनने लग जाएंगे और मैच्योर होने लग जाएंगे, तो फिर रीमॉडलिंग होगी, कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है वो स्कार बने। तो ये हो गया हमारे पास में फोर्थ फेज, जिसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग फेज। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ वुंड हीलिंग, यानी कि वुंड हीलिंग आपने देख लिया। तो किस तरीके से वुंड हीलिंग बनता है, घाव कैसे बनता है। आपने घाव लग दिया, मान लो चाकू से कोई चीज का कट लग गया, अब कट लगने के बाद जो है वो घाव किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से होता है। तो इसके लिए हमारे पास में जो है वो वुंड हीलिंग के 3 टाइप है। 3 टाइप कौन कौन से हो गया, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन एंड टर्सरी इंटेंशन। 3 तरीके से जो हो हमारे पास में घाव भरता है। इसमें क्या होता है, पहले हम ले लेते हैं प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई कट लग गया, जैसे मान लो यहां पे कोई कट लग गया, अब उसके बाद में दोनों एज को, नीचे वाले लोअर एज को और ऊपर एज को जो है वो आपस में जोड़ दिया जाता है, और किसी भी तरीके से सूचर से या स्टेपल से आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि घाव जो है वो जल्दी से भर जाए। ये होता है हमारे पास में प्राइमरी इंटेंशन। अब उसमें वुंड हीलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मान लीजिए यहाँ पे कोई कट लगा है तो उसके बाद नई सेल्स जो है वो ग्रोथ होगी, फिर उस घाव को भरा जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या होता है, जो दोनों एज है, जो भी कट लगा है, जैसे वी शेप में हमारे पास में जो है वो कट लग गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में जो है वो सूचर के माध्यम से जो है वो जोड़ दिया जाएगा। अब ये घाव जल्दी ही से भर जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास में प्राइमरी इंटेंशन। एज आर क्लीन एंड क्लोज अप विथ सूचर एंड स्टेपल, ठीक है ना। एज जो हो बिल्कुल क्लीन होते हैं, बिल्कुल शार्प कट लगता है तो दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर वैसे कट फट लग गया, एब्रेशन हो गया, तो वो मुश्किल से जुड़ पाता है, ठीक है। तो एज जो है वो क्लीन होते हैं और इनको जो है वो आपस में सूचर से या हम कहें कि स्टेपल से जो है वो जोड़ दिया जाता है। इसमें मिनिमम स्कारिंग होगा,
स्कार जो बनते हैं, वुंड पे आपने देखा स्कार बन जाते हैं, तो मिनिमम स्कार बनेगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो है वो कट लगा था या वुंड बना था। फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंसिजन, आपने देखा होगा जब सर्जरी करते हैं तो कट लगाते हैं, पूरा वुंड बनाते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर वाले टिश्यू को जो वो इंटरनल सूचर से कनेक्ट कर दिया जाता है, बाहर वाले को सूचर जो है वो जोड़ दिया जाता है। ये हो गया प्राइमरी इंटेंशन। जैसे यहां पे आप देख सकते हो प्राइमरी इंटेंशन, इसमें क्या हो, ये क्लीन इंसिजन है, ये बिल्कुल क्लीन है, इसके बिल्कुल जो ओपन एरिया है वो भी बिल्कुल क्लीन है। अब इसको जो है वो अर्ली सूचर, दोनों को आपस में सूचर से जोड़ दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले सूचर को तो हम रिमूव कर देते हैं, अंदर वाला जो सूचर है वो हमारे पास में डिजोल्व हो जाता है, धीरे धीरे जो है वो टाइम के अनुसार जो है वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी इंटेंशन। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वुंड बन गया, अब धीरे धीरे ग्रेनुलेशन प्रोसेस होगी, धीरे धीरे जो है वो सेल ग्रोथ होगी, और फिर जो है वो वुंड जो है वो भर जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें क्या हुआ, एज लेफ्ट ओपन, एज ऊपर वाले जो एरिया है वो बिल्कुल ओपन होते हैं, वुंड जो है वो नीचे से भरना जो है वो चालू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर अल्सर का जो है वो वुंड होता है। जैसे यहां पे देखिए दोस्तों, ये यहां पे आप वुंड देख रहे हो, ठीक है, इसमें एज बिल्कुल ओपन है, कई बार जो है वो कट बड़ा लग जाता है और एज दोनों जो है वो दूर दूर होते हैं, तो एज इनके जो है वो दूर दूर है। अब एज जो है वो आपस में जुड़ती नहीं है, नीचे से ही जो है वो ग्रोथ चालू होगी, नीचे से ग्रेनुलेशन चालू होगा, और फिर वो ग्रेनुलेशन पूरे इस घाव को भर देता है और एपिथेलियल ग्रो और स्कार जो है वो बन जाता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंटेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टर्सरी इंटेंशन। ये होता है डिलेड प्राइमरी, ठीक है। टर्सरी इंटेंशन इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि इनिशियली जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन हो गया है किसी भी तरीके से जो है वो, देन इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले उसको जो है वो क्लीन अप करते हैं, ठीक है ना, देन उसके बाद ग्रेनुलेशन होता है और लास्ट में स्टिच मारते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लास्टिक सर्जरी का देखा होगा कि काफी दिन जो है वो ड्रेसिंग कर देते हैं, देन उसके बाद जो है वो फ्लैप लगाते हैं, क्लैप लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे ये वुंड है, ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है वुंड को क्लीन रखा जाता है ताकि नीचे से जो है वो ग्रेनुलेशन हो, और उसके बाद में जो है वो सूचरिंग कर दी जाती है। उसको हम बोलते हैं दोस्तों टर्सरी इंटेंशन। इसमें क्या होता है, इनिशियली लेफ्ट ओपन ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी कि शुरुआत में जो है वो ओपन रखते हैं उस घाव को, ठीक है, बाद में उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ड्रेसिंग की जाती है और लास्ट में जो है वो उसको वहां पे क्लीन करके लगा दिया जाता है। जैसे सेलुलाइटिस का वुंड आपने जो है वो देखा होगा, ये होता है हमारे पास में टर्सरी इंटेंशन। क्लियर हो गया, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन एंड टर्सरी इंटेंशन। अब उसके बाद आता है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, तो दो प्रकार के फैक्टर आएंगे, एक आएगा हमारे पास में लोकल फैक्टर, दूसरा आएगा सिस्टेमिक फैक्टर। दोनों को ले लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले लोकल फैक्टर इन द सेंस उस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो क्या क्या चीजें हो सकती है, वो होता है लोकल फैक्टर। सेकंड आता है सिस्टेमिक फैक्टर, सिस्टेमिक इन द सेंस वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, सिस्टम वाइज जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, डायरेक्ट अफेक्ट ना करके सिस्टम वाइज जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, उसको हम ले लेते हैं। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग में सबसे पहले आता है लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर में पहली चीज इन्फेक्शन। देखो किसी भी वुंड के ऊपर अगर मान लीजिए इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो वुंड जो है वो धीरे धीरे जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा उतना ही जो है वो डिले उसकी वुंड हीलिंग होगी। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई, काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी दोस्तों, वहां पे वुंड जो है वो जल्दी ग्रोथ करके जो है वो फिल हो जाएगा। ब्लड सप्लाई जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी उतना ही वुंड हीलिंग में जो है वो टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि बेड सोर के जो है वो हमारे पास वुंड काफी लंबे समय से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज है। नेक्स्ट फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी इन द सेंस कुछ भी अगर वहां पे फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है तो वहां पे वो वुंड हीलिंग बहुत लेट समय तक बढ़ेगा। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है तो वुंड जो है वो जल्दी से भर जाएगा। नेक्स्ट वुंड साइज एंड लोकेशन, ऑफ कोर्स वुंड की साइज पे डिपेंड करेगा। एक तो छोटा सा वुंड है तो वो तो जल्दी भर जाएगा, अरे अगर बड़ा वुंड है तो उसको भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये ऑफ कोर्स ये भी वुंड हीलिंग पे जो है इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट लोकेशन, लोकेशन इन द सेंस जितना हमारे पास में ब्लड सप्लाई, या कुछ वुंड देखे होंगे जैसे फेस के, हाथ के वुंड जल्दी भर जाते हैं, पैरों के वुंड जो है वो थोड़े लेट भरते हैं। नेक्स्ट प्रेशर और फ्रिक्शन, अगर प्रेशर या फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वुंड जो है वो धीरे भरा जाएगा। ये हमारे पास में लोकल फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिस्टेमिक फैक्टर। सिस्टेमिक फैक्टर में वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले एज, एज में आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें घाव जो है वो लेट बढ़ता है, बच्चों में और एडल्ट पर्सन में जो है वो घाव इमीडिएटली बढ़ता है, ठीक है। तो एल्डरली हील स्लोवर,
अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उसमें हमारे पास में घाव जो है वो बड़े देर से भरा जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रिशन का भी जो है मेन रोल होता है। अगर प्रोटीन डाइट दी जाता है, विटामिन सी, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस क्लाइंट की जो है वो वुंड हीलिंग हुई है या कोई कट लगा है तो उसको विटामिन सी वाले जो है वो फल फ्रूट ज्यादा देने हैं, सेब वगैरह नहीं देने, उसको जो है मौसमी वगैरह जो है वो ज्यादा देनी है जहां पे विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन और विटामिन सी रिच डाइट होते हैं तो वो तुरंत घाव जो है वो जल्दी भरता है। आपको ही पता है कि वुंड हीलिंग के लिए मेन चीज जो है विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डायबिटिक, ऑफ कोर्स डायबिटिक वाला वुंड जो है वो काफी लेट से भरता है, काफी टाइम लग के जो है वो घाव भरता है। नेक्स्ट एनीमिया प्रेजेंट होगा तो सीधी सी बात है, आपको पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज होगा। हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगी तो आपको पता है कि वहां पे वुंड हीलिंग जो है वो डिले होगी। नेक्स्ट मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जैसे स्टेरॉइड्स है, कीमोथेरेपिक ड्रग्स है, वो वुंड हीलिंग को जो है वो स्लो कर देती है। नेक्स्ट स्मोकिंग, जितना ज्यादा स्मोकिंग होगा उतना ही जो है वुंड हीलिंग जो है वो डिले होगी, देर से होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड के बारे में पूछा गया था, खास तौर से इमेज बेस देके, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कोई भी वुंड है तो वहां पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों इन्फेक्शन। वुंड है तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली या वुंड को ओपन रख दिया तो वहां पे इन्फेक्शन होने की संभावना है। इन्फेक्शन का पता कैसे लगेगा दोस्तों, रेडनेस देखने को मिलेगी, पस फॉर्मेशन मिलेगा और फीवर जो है वो मिलेगा, वो हो गया हमारे पास में इन्फेक्शन। सेकेंड चीज आते हैं दोस्तों डेहेंस, ठीक है। डेहेंस में क्या होता है दोस्तों, वुंड रीओपनिंग, जैसे आपने सूचर कर दी और वो वुंड जो है वो सूचर को ब्रेक करके बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे आपने टिश्यू को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो है वो सूचरिंग कर दी, देन सूचर ब्रेक करके वो वुंड बाहर निकल गया, उसको बोलते हैं वुंड रीओपनिंग। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आप सूचर देख रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल सूचर लगा रखे और ये सूचर ब्रेक डाउन करके ये जो वुंड है या वहां कहें ऑर्गन बाहर निकल गया, उसको हम बोलते हैं वुंड डिहेंस, मतलब अलग निकल गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों इवर्जन क्या होता है दोस्तों, ऑर्गन प्रोट्रूड्यूस थ्रू आउट द वुंड, यानी कि पूरा जो है वो ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन जो है बाहर निकल गए। देखो यहाँ पे स्टिच लगाए हुए थे और ये इंटेस्टाइन जो है बाहर निकल गई, इसको हम बोलते हैं दोस्तों इवर्जन। नेक्स्ट आता है डिले हीलिंग। ऑफ कोर्स वुंड हीलिंग का कॉम्प्लिकेशन भी यही है कि हीलिंग जो है वो काफी डिले होती है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होगी, बहुत डिले होगी, वो भी हमारे पास में एक तरीके से जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट आता है हाइपरट्रोपिक स्कार या जिसको हम कहते हैं केलोइड्स। आपने देखा होगा कई बार जो है वुंड के बाद ऐसे जो है वो संरचना बन जाती है जिसको हम बोलते हैं केलोइड्स, बिल्कुल हार्ड टाइप से जो है वो स्किन की एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, केलोइड्स बोलेंगे। क्लियर। तो ये केलोइड्स जो है वो आपको मेन कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हेमोरेज, ठीक है। अगर वुंड सही तरीके से जो है वो स्टिच नहीं किया गया है तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज होने की संभावना, ये कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में वुंड के, ठीक है। काफी बार एग्जाम में जो हो पूछा गया दोस्तों, डायहेंस, इवर्जन एंड केलोइड्स को पूछा गया था, इसलिए मैंने तीनों जो है वो आपके पास में इमेज यहाँ पे शो कर दी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। वुंड हीलिंग में क्या क्या जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आपको पता है दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में बेसिक चीज क्या होती है कि वुंड जो है वो क्लीन होना चाहिए, पेन किलर प्रॉपर होनी चाहिए, न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे जो है वो ड्रेसिंग होना चाहिए। जिस तरीके से जो है वो हमारे पास में हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं उसमें एप्रोप्रिएट हाइजीन जो है वो मेंटेन होना चाहिए। यही सारे नर्सिंग मैनेजमेंट जो है हमारे पास में काम के है। देखो पहले क्या होता है, असेस वुंड, सबसे पहले जो है वुंड को असेस करना चाहिए, साइज क्या है, डेप्थ क्या है, लोकेशन क्या है, ऑर्डर प्रेजेंट है या नहीं है, ड्रेनेज है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वुंड के बारे में साइज, डेप्थ, लोकेशन, ये सब चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लीन वुंड एसेप्टिकली, वुंड को जो है बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, जितना अच्छा वुंड जो है वो क्लीन रहेगा उतना ही जो है उसमें ग्रो अप होगा। नेक्स्ट अप्लाई एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, प्रॉपर और एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे हाइड्रोजेल की है या बीटाडीन की है तो जिस प्रकार से जिस वुंड के आधार पे जो है उसी हिसाब से जो है वो प्रॉपर ड्रेसिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन साइन, ठीक है। इमीडिएटली जो है पहले तो एसेप्टिक टेक्निक यूज करोगे तो इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट हो इसलिए जो है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो वुंड हीलिंग जो है वो काफी डिले होगी। नेक्स्ट प्रोवाइड पेन रिलीफ, ठीक है। वुंड होता है, ड्रेसिंग करते हैं तो पेन जो है वो होता है, तो उसके लिए जो है वो पेन रिलीफ देना चाहिए। नेक्स्ट एजुकेट पेशेंट ऑन हाइजीन एंड ड्रेसिंग चेंजेज,
ठीक है। कई बार जो है वो ड्रेसिंग लंबे समय तक भी करनी पड़ती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी करनी पड़ती है। तो उसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपको ड्रेसिंग चेंज करना है। नेक्स्ट, एनकरेज गुड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ऑफ कोर्स प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर हाइड्रेशन होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी तो वुंड जो हो उतना ही जल्दी जो हो वो ठीक होगा। नेक्स्ट, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड ड्रेसिंग शेड्यूल। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ड्रेसिंग कब होनी चाहिए, डेली होती है, अल्टरनेट डे होती है, कितने दिनों से होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में विथ रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्लियर। लास्ट आ जाता है हमारे पास में कॉमन टाइप ऑफ ड्रेसिंग, यानी कि जो हम ड्रेसिंग करते हैं उसमें मेन टाइप जो हो कौन कौन से। आपने देखा होगा कईयों पे ऊपर गोज लगाया जाता है, कईयों पे हाइड्रोक्लोराइड, किसी पे जो है वो हमारे पास में कुछ लगाया जाता है, किसी पे कुछ लगाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो अलग अलग चीजें काम में ली जाती है। तो हम ले लेते हैं कॉमन टाइप ऑफ ड्रेसिंग। सबसे पहला आता है गोज। गोज आपने देखा होगा मेजोरिटी रूप में जो है वो गोज ही लगाया जाता है। जो भी ड्रेसिंग करते हैं उसके बाद बेटाडीन से जो हो भिगो के जो है वो ऊपर गोज लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन और हम कहें सबसे इजी जो है वो हमारे पास में ड्रेसिंग होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्ब, एक्सुडेट और बेसिक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड क्या होता है दोस्तों, हाइड्रो का मतलब ही क्या हो गया, वाटर वाली चीजें। ठीक है, सिंपल अगर हम जो है वो एनएस में भिगो के उस जगह पे जो है वो रख देते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड। तो ऐसी ड्रेसिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर का काम करती है या उस वुंड को जो है वो मॉइस्ट प्रदान करती है, वो होता है हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। मेंटेन मॉइस्ट एनवायरमेंट, प्रमोट ऑटोलाइटिक डिब्राइमेंट। ठीक है ना, यानी कि ऑटोमेटिक डिब्राइमेंट को जो है प्रमोट करती है जहां पे जिसमें वाटर कंटेंट होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल होता है ड्राई वुंड के लिए। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए तरीके से जो है वो हाइड्रोजेल होता है जो कि ड्राई वुंड में जो है वो हम देते हैं। नेक्स्ट आता है फोम ड्रेसिंग। ठीक है, फोम ड्रेसिंग इन द सेंस कि फोम लगा दिया था। आपने कई बार जो है वो देखा होगा कि जहां पे ज्यादा पस निकलती है या जहां पे जो है वो पस फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो उस पस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो एब्जॉर्ब हेवी एक्सुडेट, ठीक है, वहां पे जो है वो फोम ड्रेसिंग की जाती है ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकले उसको जो है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एलाइग्नेट। एलाइग्नेट क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास में सीवीड होते हैं और ये हाईली जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। ये फोम ड्रेसिंग का अपडेटेड रूप है। लास्ट आती है ट्रांसपेरेंट फिल्म। ट्रांसपेरेंट फिल्म आती है, आपने देखा होगा कई बार जो है वो सेंट्रल लाइन डाल देते हैं या कहीं पे जो हमारे पास में फिस्टुला बना देते हैं तो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा देते हैं। उससे हमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है कि वो वुंड जो है वो किस तरीके का है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी ड्रेसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आगे ट्रेडिशनल में जैसे गोज, कॉटन, ये सारी चीजें लगा के हम ड्रेसिंग करते हैं, वो आगे हमारे पास में ट्रेडिशनल। ठीक है, गोज वाली, कॉटन वाली या कंपोजिट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट फिल्म, जो सबसे हमने लास्ट बार डिस्कस किया था, जैसे हमारे पास में कोई फिस्टुला बना दिया या यहाँ पे सेंट्रल लाइन डाल दिए, वहां पे छोटा सा वुंड है तो उस पर ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा देते हैं। उसमें हमें देख लेते हैं कि कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं है या किसी तरीके की कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसमें हम बाहर से ही देख सकते हैं और इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट फोम। फोम के मैंने बारे में बता दिया था कि जहां पे जो है वो सिक्रेशन ज्यादा होंगे, जैसे पस फॉर्मेशन का सिक्रेशन है और किसी चीज का सिक्रेशन है तो वहां पे फोम ड्रेसिंग की जाती है। आजकल तो जो है वो जहां पे ज्यादा सिक्रेशन है तो वैक्यूम ड्रेसिंग भी है। अगर आपने वैक्यूम ड्रेसिंग देखी होगी तो वहां पे आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो है वो फोम लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि वैक्यूम ड्रेसिंग देखी होगी। कौन सी दोस्तों, वैक्यूम ड्रेसिंग। उसमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जो है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वैक्यूम ड्रेसिंग। ठीक है, तो आजकल वैक्यूम ड्रेसिंग के पास में भी जो है वो देखते हैं, वहां पे वैक्यूम के द्वारा उसको जो है वो एस्पिरेट करते हैं और बाकी चीजों में जो है हमारे पास में फोम के द्वारा जो है वो एस्पिरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल नाम से पता चला इसमें क्या है दोस्तों, ये मॉइस्ट रखने के लिए जो है वो काम आते हैं। हाइड्रोकोलाइड, ये भी हमारे पास में जो है मॉइस्ट के काम में आती है। नेक्स्ट आता है बायोएक्टिव ड्रेसिंग। इसके अंदर हमारे पास में बेसिकली जो है वो क्या होता है दोस्तों, एक अलग से चीज और मिलते हैं, जैसे हनी ड्रेसिंग है, देन एसेंशियल ऑयल ड्रेसिंग है। खासतौर से ऑलरेडी जो है वो रिसर्च कह चुकी है कि जो बेड सोर की जो ड्रेसिंग होती है उसमें हनी सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे ये हाइड्रोजेल ड्रेसिंग है, ये गोज ड्रेसिंग है, ये फिल्म ड्रेसिंग है, ये फोम ड्रेसिंग है, ये हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग है और ये जो है वो हमारे पास में वुंड फिल्टर है जो वैक्यूम ड्रेसिंग की तरह जो है वो कार्य करता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं, अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जिन बच्चों ने पर्टिकुलर नोट्स बना रखे हैं उनकी वीडियो जो है वो आप बना के मुझे भेज सकते हो ताकि जो भी आपका इंप्रूवमेंट या जो सजेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे सकूं। इसी के साथ
साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। और भी कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन हो वो कह सकते हो, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।